अगर प्रोटीन्स की बात करें तो इन्हें फर्स्ट रैंक कहा जाता है। प्रोटीन जो है पॉलीमर से अमीनो एसिड्स के और एक खास कतार में जुड़े होते हैं और उनका खास फंक्शन होता है। प्रोटीन्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम जो है प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं। ये सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद है और सेल का बहुत ज़्यादा हिस्सा इन्हीं प्रोटीन्स का होता है। अगर प्रोटीन्स की बात करें, इनमें कौन से बायो एलिमेंट्स हो सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इनके अंदर कभी कभी सल्फर भी देखने को मिल सकता है। अब नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, तो नाइट्रोजन के होने की वजह से इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड कह रहे हैं। प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को बना रहे हैं। हमारे बॉडी के पार्ट, हेयर, नेल्स, फीदर्स, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। मीट जो हम खा रहे हैं, दालें जो हम खा रहे हैं, ये भी जो है प्रोटीन का ज़रिया होती है। मीट से भी प्रोटीन हासिल हो सकता है, दालों से भी हमें प्रोटीन हासिल हो सकता है। अब अमाइनो एसिड की बात करें जो प्रोटीन को बना रहे हैं, तो हमने कहा कि प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड के, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने होंगे। अमाइनो एसिड्स को हम मोनोमर कहेंगे। एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। तो हर प्रोटीन की मॉलिक्यूल के अंदर एक खास अमाइनो एसिड की कतार होती है। इस खास अमाइनो एसिड की कतार होने की वजह से खास हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और हर प्रोटीन का मॉलिक्यूल दूसरे से मुख्तलिफ होगा, सिर्फ तरतीब बदलती है। वैसे टोटल अमाइनो एसिड 20 होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और एक खास तरतीब बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते रहते हैं। वो वायरस में भी प्रोटीन होते हैं और हमारे अंदर भी प्रोटीन नज़र आता है। वरना वायरसेस जो है उनके अंदर बहुत कम मॉलिक्यूल्स मौजूद है। जो मॉलिक्यूल मौजूद है उनमें एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी मौजूद होता है उनके अंदर। अब अगर हम इस अमीनो एसिड की बात करें, तो इस अमीनो एसिड के हवाले से मौजूद है कि अमीनो एसिड के अंदर कम से कम एक अमीनो ग्रुप मौजूद होगा। NH2 ग्रुप इसके अंदर मौजूद रहेगा, जो कि उसका बेस होगा। और एक एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये भी इसके अंदर मौजूद होगा, जो कि एक एसिड के तौर पर होगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, एक इसके अंदर मौजूद बेस जिसको हम NH2 अमीनो ग्रुप कह रहे हैं, और एक एसिडिक ग्रुप जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये दोनों जो हैं एक कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं, जिस बीच में अल्फ़ा कार्बन है, ये दोनों इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। और उसके अलावा अमाइनो एसिड का एक फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर कार्बन के एक हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है और नीचे एक रेडिकल ग्रुप नज़र आ रहा है। तमाम अमाइनो एसिड के अंदर जो चीज़ आपको चेंज नज़र आएगी वो यहाँ ये मौजूद रेडिकल ग्रुप होगा। ये रेडिकल ग्रुप तमाम अमाइनो एसिड में हमें मुख्तलिफ नज़र आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ग्लाइसिन के अंदर H मौजूद है, एलिनाइन के अंदर CH3 मौजूद है और सीनाइन के अंदर CH2OH। तो यही बात लिखी हुई कि 20 अमाइनो एसिड है, सबका सेम फार्मूला, लेकिन आर ग्रुप यानी कि रेडिकल ग्रुप सब में चेंज होगा। 20 अमाइनो एसिड की जो चेंज हमें नज़र आ रहा है वो इसी रेडिकल ग्रुप की वजह से नज़र आ रहा है, जिसे आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है। अब बात करें फार्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, कि जो पेप्टाइड लिंकेज है ये कैसे बनती है और कैसे टूटती है। जहन में रखिएगा, पेप्टाइड लिंकेज हम दो अमाइनो एसिड के बीच में मौजूद बॉन्ड को कह रहे हैं। तो इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ कि प्रोटीन हो या जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहें। पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत सारे, पेप्टाइड यानी अमाइनो एसिड की एक चेन। बहुत सारे अमाइनो एसिड की जो चेन है वो कैसे बनेगी? जब अमाइनो एसिड जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो किस तरह से होगा? एक अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड का दूसरे के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये है अमाइनो ग्रुप NH2, तो एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। अब ये अमाइनो ग्रुप किसके साथ बॉन्ड करेगा? ये यहाँ मौजूद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बॉन्ड करेगा। नतीजे में यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर के रिमूव हो जाने की वजह से ये जो कार्बन है और ये जो नाइट्रोजन है, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से वाटर के लॉस होने से दो अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लाइसिन और एलिनाइन इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बना है, तो इसे हम डाईपेप्टाइड कह रहे हैं और इसे कह रहे हैं ग्लाइसिन एलिनाइन। तो इसके अंदर दो अमाइनो एसिड सब यूनिट मौजूद है और ये डाईपेप्टाइड है। इस डाईपेप्टाइड के एक एंड पर अमाइनो ग्रुप तो दूसरे में अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। किस तरह से? जैसे अब यहाँ देखेंगे आपको एक अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा है और दोबारा से यहीं पर आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आ रहा है। इनके पास दोबारा चांस है कि दोबारा से किसी और अमाइनो एसिड के साथ जुड़ सकते हैं। कोई और अमाइनो एसिड इनके साथ जुड़ेगा तो वही वाटर लॉस होगा और वाटर लॉस होने के साथ साथ इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और 3 अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन इनकी बनती रहेंगी। तो इनके पास लिखा हुआ कि ये दोनों रिएक्टिव पार्ट दोनों अवेलेबल हैं। तो इस तरह से ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड ये बन सकते हैं और पॉलीपेप्टाइड की एक बड़ी सी चेन बनेगी। अब इनके टूटने की बात करें कि कैसे तोड़े जाएंगे, तो लिखा है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो तोड़ी जा सकती है जब इनके दरमियान बॉन्ड टूटेंगे हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि इनके अंदर वाटर को दाखिल किया जाएगा और साथ में कुछ एंजाइम्स दाखिल किए जाएंगे और वाटर इनके दरमियान बॉन्ड को तोड़ देगा। वाटर दोबारा से वापस अपनी जगह पर जुड़ जाएगा। अब अगर प्रोटीन है
प्रोटीन की चेन अगर 10 अमाइनो एसिड से ज़्यादा में टूट रही तो उसे पेप्टोन कहा जा रहा है। और अगर पेप्टोन जो है छोटे से अमाइनो एसिड में तोड़ा जा रहा है तो उसे हम पेप्टाइड कह रहे हैं। और पेप्टाइड अगर मज़ीद टूटा तो उसे हम अमाइनो एसिड कहेंगे। अमाइनो एसिड समझ लें एक सिंगल मॉलिक्यूल है, अगर वो ज़्यादा हो गए तो पेप्टाइड बनता है, और अगर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो पेप्टोन बनता है। और इसी तरह से पेप्टोन आगे चल कर के मिल कर के प्रोटीन को बना रहा होता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जो खास तरतीब है उसका क्या फ़ायदा है। तो फ्रेडरिक सेंगर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बताया था। इन्होंने इंसुलिन के बारे में बताया कि इंसुलिन के अंदर टोटल जो अमाइनो एसिड है वो 51 अमाइनो एसिड होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि 51 अमाइनो एसिड जो इंसुलिन में मौजूद हैं, ये एक कतार में नहीं मौजूद बल्कि ये 2 चेन्स में मौजूद होते हैं। अब किस तरह से, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको 2 चेन्स नज़र आ रही हैं, एक अल्फ़ा चेन और दूसरी बीटा चेन। अल्फ़ा चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद होंगे वो 21 अमाइनो एसिड मौजूद होंगे, और जो बीटा चेन है उसके अंदर अमाइनो एसिड जो मौजूद होंगे वो 30 अमाइनो एसिड होंगे। यानी टोटल आपको मिलेंगे यहाँ पर 51 अमाइनो एसिड। और इन दोनों चेन्स के दरमियान जो बॉन्ड आपको नज़र आएगा वो डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड नज़र आएगा, जो इन दोनों चेन्स को आपस में जोड़ेगा। एक ये सल्फ़ाइड बॉन्ड और दूसरा ये सल्फ़ाइड बॉन्ड, डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड इन दोनों चेन्स को जोड़ रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन के बारे में, तो हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, 4 कतारें होती हैं, 2 अल्फ़ा कतारें कह रहे हैं, 2 बीटा कतारें कह रहे हैं। और हर अल्फ़ा चेन के अंदर 151 अमाइनो एसिड होते हैं, और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये जो है हमने बात की अमाइनो एसिड की तरतीब की वजह से। अगर थोड़ी सी भी तरतीब चेंज हुई तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है। जैसे इसका यहीं पर जिक्र है कि किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं कि हमारी बॉडी में 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन मौजूद है, और ये प्रोटीन जो है खास अरेंजमेंट में बने हुए, लेकिन वही 20 अमाइनो एसिड है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं अपने आप को। और ये सीक्वेंस जो है कौन बताता है, ये डीएनए बताता है कि किस तरह से अमाइनो एसिड को बनाना है। जब डीएनए मैसेंजर आरएनए को बनाएगा, मैसेंजर आरएनए फिर जाकर के प्रोटीन को बनाने का काम करेगा, तो मैसेंजर आरएनए डीएनए में से बनाए, तो डीएनए पूरी इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से प्रोटीन बनाया जाएगा, और वो प्रोटीन फिर फंक्शनिंग भी हो, अपना ठीक से काम भी कर सके। अगर सीक्वेंस चेंज हो जाती है तो अमाइनो एसिड का काम भी, जो नॉर्मल काम है वो भी ख़राब हो जाएगा। एक मिसाल लिखी हुई है सिकल सेल अनीमिया। अब ये सिकल सेल अनीमिया क्या है, ये हेमोग्लोबिन में खराबी है, और हेमोग्लोबिन का सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होता है तब ये सिकल सेल अनीमिया होती है। अब जैसे कि हमने कहा कि टोटल अमाइनो एसिड जो है वो 574 अमाइनो एसिड हैं। चारों कतारों के जो टोटल अमाइनो एसिड मौजूद हैं एक हेमोग्लोबिन के अंदर, वो 574 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। और सीक्वेंस किस तरह से चेंज होगी कि जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड है, ये चेंज हो जाएगा और इसकी जगह पर वेलान आ जाएगा। अगर ये एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ है तो इस एक अमाइनो एसिड की चेंज होने की वजह से हेमोग्लोबिन जो है अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, और एक इंसान की ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर डेथ हो जाएगी। याद रखिएगा, ये जो ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन है, ये जिस जगह पर चेंज होंगे वो 6th पोजीशन पे चेंज होंगे। 6ठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड जो मौजूद होगा उसकी जगह पर वेलाइन आ जाएगा, और जो सेल होगा हेमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल की जो शेप हो जाएगी वो इस तरह से सिकल के जैसी शेप हो जाएगी, जैसे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मौजूद है कि प्रोटीन को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई सारे तरीके हैं जिनसे हम प्रोटीन को अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से, या फिर उसके शेप के हिसाब से। हम इन मुख्तलिफ तरीक़ों से इन प्रोटीन को अलग अलग रख सकते हैं। अगर शेप की बात करें तो 2 तरह के हैं, फाइब्रस प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस यानी कि जो धागों की तरह प्रोटीन होंगे, या ग्लोबुलर बड़े से जो प्रोटीन होंगे 3D स्ट्रक्चर वाले। तो ये 2 तरीके हमारे पास मौजूद हैं। फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये लॉन्ग फाइबर्स होती है प्रोटीन्स की, और इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो सेकेंडरी प्रोटीन होगा, जो स्पाइरल यानी कि मुड़ी हुई कतारों के तौर पर हमें नज़र आता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो कतारें होंगी वो इंटरट्विन होंगी एक दूसरे के साथ में, और इसके अंदर कई सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन फाइबर्स के तौर में मौजूद हो सकती है। ये पानी में इनसॉल्युबल है, क्रिस्टलाइन नहीं होता, क्रिस्टल्स में नहीं चेंज हो सकता, और ये इलास्टिक होता है। इसका बेसिकली काम जो होता है सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर देने का काम करता है, जैसे सिल्क में मौजूद हो सकता है, स्पाइडर वेब में हो सकता है, मसल्स के अंदर मायोसिन है वहाँ पर मौजूद हो सकता है, फाइबर्स में हो सकता है, क्लॉथिंग में हो सकता है, जो नाखून है और स्किन में केराटिन है वहाँ पर ये मौजूद हो सकता है फाइब्रस प्रोटीन। बेसिकली स्ट्रक्चर देने का ये काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर भी, मसल्स में, हमारे हेयर में, हमारे नेल्स में, हमारी स्किन के अंदर। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर का काम कर रहा है। दूसरे हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये स्फेरिकल हो सकते हैं या एलोपिसिडल शेप के हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल। और उसके अलावा बात करें तो इसमें टर्शरी या क्वांटरी प्रोटीन आ जाते हैं जो सुपर क्वाइल्ड होते हैं।
अब ये कहाँ पर सॉल्युबल है? ये ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्युबल है जिसमें साल्ट मौजूद हो, एसिड कोई मौजूद हो, बेस मौजूद हो या फिर अल्कोहल मौजूद हो, तो ऐसे सॉल्यूशन में ये हल हो सकती हैं। उसके अलावा ये क्रिस्टलाइज़ हो सकते हैं, यानी ये क्रिस्टल्स में तोड़े जा सकते हैं और इसके अंदर ये कई सारे फंक्शनल प्रोटीन आ जाते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, हार्मोन्स हैं, हेमोग्लोबिन है, तो ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप मायोग्लोबिन को देख सकते हैं, जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है और ये इंटरट्विन स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि मुड़े हुए स्ट्रक्चर के अंदर आपको फाइब्रस प्रोटीन नज़र आ रहा है कोलेजन की सूरत के अंदर। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारे बोन्स में मौजूद होता है। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन की गई है। एक जिससे सबसे पहले एक्टिन लिखा हुआ है, जो मसल सेल्स में मौजूद होता है। मायोसिन भी इसके साथ में मौजूद होते हैं हमारे मसल सेल्स में। और अगर बात करें अमाइलॉइड, ये दरअसल एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, हमारे अंदर कई सारी बीमारी काज कर सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सेल सरफेस प्रोटीन लिखा हुआ है, जो कि गलत है, कि सेल के ऊपर मौजूद है एक प्रोटीन। मजीद बात करें फाइब्रोइन की, ये केडिस फ्लाई एक इंसेक्ट के अंदर होता है और इसका काम होता है कि ये जुड़ने में, किसी चीज़ के साथ अटैच होने में मदद करता है केडिस फ्लाई को, पत्थरों के साथ जुड़ने में या फिर शिकारी के लिए जाल वगैरह बनाने में ये उसे मदद करता है। उसके अलावा कॉन्ड्रोकेलिन की बात करें तो ये सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है उसको बनाने में मदद करता है। कोलेजन की बात करें, ये स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है स्किन को और कार्टिलेज को, टेंडन्स को, बोन्स को, टीथ को ये मजबूती देने का काम करता है। इलास्टिन प्रोटीन जो है ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को जो है इलास्टिसिटी दे रहा होता है। फाइब्रिलिन की बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, उन टिश्यूज़ को जो इलास्टिक हो या नॉन इलास्टिक टिश्यूज़ हो तो उनको काफ़ी मजबूती दे रहा होता है। केराटिन की बात करें तो ये जो है कोलेजन और स्किन में से निकलता है और इसके अंदर कई सारी न्यूट्रिशन मौजूद होती है। स्क्लेरा प्रोटीन, अब ये आई की बात हो रही है कि आई के अंदर जो स्क्लेरा का पार्ट होता है, जो उसका वाइट हिस्सा है, उसके अंदर कौन से प्रोटीन, तो उसके अंदर केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन और फाइब्रिन, ये कई सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं। याद रखिएगा ये कोई टाइप नहीं होती प्रोटीन की, बस ये पोजिशन की बात हो रही है कि यहाँ पर जो प्रोटीन है उसके अंदर कौन से प्रोटीन है, ये अलग प्रोटीन वैसे ही इन्होंने लिखे हुए हैं। उसके अलावा टाइटिन की बात करें तो ये मजबूती और बर्दाश्त देता है मायोसिन और एक्टिन की फिलामेंट्स को। एक्टिन और मायोसिन ये साथ में मौजूद होती हैं मसल्स के अंदर। अगर ये ट्यूबुलिन की बात करें तो ये माइक्रो ट्यूबल्स को बनाता है, माइक्रो ट्यूबल्स सेल डिवीजन में हेल्प कर रही होती हैं। और केराटिन की बात करें तो ये नेल्स और हेयर में मौजूद प्रोटीन है। तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स का जिक्र करें जो कि फंक्शनल प्रोटीन कहलवाते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में रह करके काम कर रहे हैं। अगर हम इन प्रोटीन्स का जिक्र करें तो सबसे पहले जो काम के हवाले से लिखे हुए हैं वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम दरअसल प्रोटीन के बने हुए, तो हम ऐसे कह सकते हैं डाइजेस्टिव प्रोटीन्स जो प्रोटीन डाइजेशन में अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, जैसे अमाइलेज, ये वो एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा लाइपेज, इसका काम होगा लिपिड्स को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों जो हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये अलग अलग एंजाइम्स हैं जिनका यहाँ पर जिक्र है। तो लिखा हुआ है कि ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे। हाइड्रोलाइसिस भी हो सकती है, यानी कि वाटर की मौजूदगी से मॉलिक्यूल्स तोड़े जाएँ और वो तोड़े जाएंगे तो छोटे मॉलिक्यूल्स में, मोनोमर्स में तोड़े जाए, तो ये काम भी हो सकता है। अब हम दूसरे ग्रुप का जिक्र करते हैं, ट्रांसपोर्ट। ऐसे प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो नाम लिखा हुआ है एक तो हेमोग्लोबिन और दूसरा अल्ब्यूमिन का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले हेमोग्लोबिन की काम की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेकर जाता है ब्लड के ज़रिए से। और उसके अलावा अगर हम बात करें अल्ब्यूमिन के बारे में, अल्ब्यूमिन का काम ये होता है कि जब हमारे ब्लड से कुछ फ्लूइड निकल करके हमारे टिश्यूज़ में जा रहा होता है, लिम्फ में जा रहा होता है, तो उसे रोकता है, उसे बचाता है। अगर अल्ब्यूमिन ना हो तो हमारे लंग्स भी फ्लूइड से भरे जा सकते हैं, हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो भी फ्लूइड से भर सकते हैं और ज़्यादा हमें इन्फ्लेमेशन का सामना हो सकता है। उसके अलावा अल्ब्यूमिन का एक काम ये है कि वो विटामिन्स वगैरह को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा होता है। उसके अलावा हार्मोन्स की बात करें तो कई सारे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं। यहाँ पर नाम सिर्फ 2 के लिखे हुए हैं, थायरोक्सिन और इंसुलिन। और इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर डिफेंस की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरोन लिखा हुआ है, जो हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजन यानी जरासीम से बचाते हैं जो बीमारी काज कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व हैं, एक्टिन और मायोसिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टोरेज के हवाले से, तो स्टोरेज के हवाले से इन्होंने 2 तरह के प्रोटीन का जिक्र किया है। एक जो प्लांट के सीड में होते हैं और दूसरा जो एग के वाइट के अंदर होते हैं। एग के वाइट को अल्ब्यूमिन कहा जाता है, ALBUMEN। ये जो MIN है ये एक प्रोटीन का नाम है, जबकि EN जब आखिर में आता है तो वो एग के अंदर जो वाइट फ्लूइड होता है उसे अल्ब्यूमिन कहा जाता है। दरअसल अल्ब्यूमिन जो फ्लूइड मौजूद होता है उसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, कई सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो कि प्रोटीन से भी भरा हुआ है, विटामिन से भी भरा हुआ है और ये प्रोटेक्शन दे रहा होता है
एम्ब्रियो को, जो कि आगे चल कर के चिक में यानी कि चिकन में या किसी और एनिमल में डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से लिग्यूम स्टोरेज प्रोटीन यानी कि प्लांट के अंदर जो सीड होता है उसके अंदर यहाँ पर लिग्यूम्स का जिक्र है, तो वो सीड्स जो फली वाले होते हैं, जैसे हमारे पास मटर वगैरह हो गए, तो उनके सीड की बात हो रही कि उनके अंदर भी जो है प्रोटीन मौजूद होता है। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, ये फूड को स्टोर करेगा। तो फूड को स्टोर क्यों करेगा, ताकि जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसे फूड चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसे न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा। तो एम्ब्रियो जब डेवलप होगा, आगे चल के प्लांट बनेगा, तो उससे पहले जो है उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, ज़रूर चाहिए होंगे, जो कि उधर प्रोटीन जो मौजूद रहेंगे वो देने का काम कर रहे होंगे। तो ये हमारा प्रोटीन का टॉपिक ख़त्म हुआ।